नमस्कार, स्वागत है आपका खंडवा हलचल में और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम निरोगी काया। आज हमारे साथ इस प्रोग्राम में शामिल है निमाड़ के सुप्रसिद्ध डॉक्टर सर्जन मलिकिन पटेल। आज उनसे जानेंगे कि अपेंडिक्स क्या होता है और इसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। थैंक यू। सर, आपसे सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह से अपेंडिक्स के बारे में कई सारे सवाल मन में होते हैं, इस पे चर्चा तो हम आगे करेंगे ही, लेकिन अगर अपेंडिक्स के बारे में जाने तो ये क्या है और क्या इसकी परिभाषा है? देखिए, अपेंडिक्स जो है ये कोई कोई शरीर में कोई बाहर से आई बीमारी नहीं है ना। अपेंडिक्स जो है हमारे शरीर का एक अंग है। हमारी बड़ी आंत की जो शुरुआती हिस्से में एक छोटा सा उभार होता है जो कि एक लंबा ट्यूब जैसा होता है, इसी को हम अपेंडिक्स कहते हैं। इस ट्यूब को हम कह सकते हैं कि एक प्रकार का ब्लाइंड ट्यूब है। ब्लाइंड ट्यूब यानी कि हमारी देखिए आंतें भी जो है ना एक प्रकार की ट्यूब है। जब हम यहाँ से खाना खाते हैं, यहाँ से आहार नली से निकलते हैं, पेट में जाती है, छोटी आंतों में मल जाता है, तो ये सब पूरी चीजें एक ट्यूब के समान है। अपेंडिक्स भी एक पतला सा ट्यूब है जिसका अंत है जो ब्लाइंड है, मतलब आगे जाके ये खत्म हो जाता है। तो सर, इसके लक्षण क्या है और खासकर बच्चों और जवानों में इसके ज्यादा पाए जाते हैं, तो क्या कारण है इसके? देखिए, अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि भाई इसमें लक्षण क्या है। देखिए, अपेंडिक्स तो एक सामान्य समस्या है। अपेंडिक्स में इन्फेक्शन होना या अपेंडिक्स में किसी प्रकार की समस्या होना बीमारी है। तो जो समस्या होती है इसको हम कह सकते हैं अपेंडिसाइटिस। अपेंडिसाइटिस यानी अपेंडिक्स में इन्फेक्शन होना। अब ये शुरुआत कैसे होती है? देखिए, अपेंडिक्स में जो इन्फेक्शन होगा तो सबसे पहला लक्षण क्या होगा? इन्फेक्शन में बुखार आएगा। बुखार आने के बाद जब सूजन आएगी अपेंडिक्स में इन्फेक्शन की वजह से, तो पेशेंट को दर्द होने लग जाएगा। दर्द जब अपेंडिक्स मतलब पेट में हो, पेट अपेंडिक्स में सूजन आएगी तो ये अपेंडिक्स जब हमारे पेट के अंदर आसपास के अंगों में टकराएगा तो ये पेट में दर्द करने लग जाएगा। मरीज एक जैसा पड़ा रहेगा, स्टैटिक, यानी मूवमेंट करने पे उसको दर्द बढ़ता चला जाएगा। इसके अलावा जब अपेंडिक्स में सूजन आएगी तो सबसे पहले आएगा कि पेशेंट को वॉमिटिंग होने लग जाएगी। वॉमिटिंग होने के साथ में कुछ पेशेंट्स को अपेंडिक्स में इन्फेक्शन की वजह से, जब देखिए अपेंडिक्स में अगर इन्फेक्शन हुआ तो आंतों में भी इन्फेक्शन हुआ, उसकी वजह से कुछ पेशेंट्स को दस्त लग जाते हैं, कुछ पेशेंट्स को अपेंडिक्स की समस्या में कब्ज की समस्या होने लग जाती है। तो ये मुख्य लक्षण जो रहते हैं, बुखार आना, पेट में दर्द होना, वॉमिटिंग होना, दस्त लगना या कुछ को कब्ज होना। और सर, इसकी जांच के बारे में अगर बात की जाए तो इसकी कौन सी दो जांचें हैं जो करवाना जरूरी है जी, और जांचों में क्या पाया जा सकता है इसमें? देखिए, अब जो हमारी बात निकली थी कि भाई अपेंडिक्स में बच्चों में, जवान में क्यों होता है, तो पहले तो हमको समझना पड़ेगा कि अपेंडिक्स में इन्फेक्शन क्यों होता है। देखिए, हमारे शरीर में कुछ अंग प्रकृति ने दिए हैं जो इन्फेक्शन के समय बड़े हो जाते हैं, जिसको हम कहते हैं लिम्फोइड टिश्यू। जैसे अगर आप देखोगे कि अगर हाथ में कहीं चोट लग जाए, पैर में चोट लग जाए, तो बगल में और जांग में गठाने बन जाती है। सर में अगर मालूम है किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाए या सर में किसी प्रकार की रूसी हो या सर में फुंसी हो तो हमारे गले में गठान बन जाती है। इसी प्रकार अपेंडिक्स जो है ये एक प्रकार का आंतों का लिम्फोइड टिश्यू है। लिम्फोइड यानी जिसके अंदर मालूम है मतलब इन्फेक्शन की वजह से जल्दी सूजन आ जाती है। तो जैसे ही अपेंडिक्स में सूजन आती है तो ये सारी समस्याएं शुरू होती है। अब आपका सवाल था कि बच्चों में ये ज्यादा क्यों होती है, क्योंकि बच्चे बढ़ती उम्र के होते हैं। तो नॉर्मली तो ऐसा कहते हैं कि एक्यूट अपेंडिसाइटिस यानी जो बच्चों में इन्फेक्शन होता है वो 12-14 साल के बच्चों शुरू होकर 25 साल 26 साल के लोगों तक ही मिलता है। उसका कारण है कि ये पीरियड होता है जहां अपेंडिक्स में अंदर की जो छाल होती है, लिम्फोइड टिश्यू, इसमें हाइपरप्लेसिया मतलब बड़ी हो जाती है। और जब बड़ी होती है, और ये बच्चे जो होते हैं ये बाहर का खाना, मिट्टी खाना, गंदा खाना ज्यादा खाते हैं। जैसे ही अंदर पेट में गंदगी आई, अपेंडिक्स भी आंत का एक हिस्सा है, जब गंदगी यानी बैक्टीरिया या वायरस किसी प्रकार का अपेंडिक्स के अंदर चला जाता है तो अपेंडिक्स में सूजन आ जाती है। तो बच्चों में सामान्यतः या जवान लोगों में इसकी समस्या ज्यादा होती है। अब दूसरा कारण अपेंडिक्स का होता है कि भाई अपेंडिक्स जो है, मैंने बताया था, ब्लाइंड ट्यूब है। ब्लाइंड ट्यूब यानी कि उसका एंड है। अगर उसमें मल का टुकड़ा आके फंस जाए, उसकी वजह से अगर अपेंडिक्स में सूजन आ जाए, क्योंकि मल का टुकड़ा आके, अगर ये ब्लाइंड ट्यूब है, मल का टुकड़ा आके फंस गया तो अपेंडिक्स में जो अंदर की जो अंदर जो सिक्रीशन यानी जो द्रव्य बन रहा है अपेंडिक्स के अंदर, वो निकल नहीं पा रहा है। इसकी वजह से, और मल के टुकड़े में ढेर सारे बैक्टीरिया वायरस होते हैं, ये अपेंडिक्स के अंदर सूजन ले आता है और अपेंडिक्स में सड़न पैदा करके कभी कभी अपेंडिक्स फट भी जाता है, जिसको कहते हैं हम अपेंडिकुलर परफोरेशन। तो खास करके जवान और बच्चों में ये समस्या बहुत सामान्यतः पाई जाती है। सर, इसके अगर इलाज की बात की जाए तो दवाई गोली से ही इलाज हो सकता है या फिर मात्र एक ऑपरेशन ही इसका
जी जरिए है। जी, जैसे आपने सवाल एक और पूछा था कि भाई इसके अंदर कौन कौन सी जांचें की जाना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले तो सामान्य जांच है, अगर इन्फेक्शन हुआ है तो सबसे पहले ब्लड की जांच कराएंगे, जिसको हम कहते हैं सीबीसी यानी कंप्लीट ब्लड काउंट। उसमें क्या मिलेगा, देखिए अगर अपेंडिक्स की समस्या है तो हमारा डब्ल्यूबीसी काउंट यानी व्हाइट ब्लड सेल काउंट जो है वो मोर देन 10,000 आना चाहिए। एक, दूसरा हमारा न्यूट्रोफिल काउंट जो मोर देन 70% आना चाहिए। दो, तीसरा जो होता है कि भाई अगर अपेंडिक्स में और हम कैसे पता कर सकते हैं, तो सोनोग्राफी एक बहुत ही सामान्य बिना किसी तकलीफ के होने वाली जांच है। तो मरीज को लेटा के पेट में सोनोग्राफी प्रोब से आप जान सकते हैं कि अपेंडिक्स में सूजन आई है, अपेंडिक्स में किसी प्रकार की रुकावट है, अपेंडिक्स के अंदर किसी प्रकार का कोई छेद होके अपेंडिक्स आसपास फट तो नहीं गया जिसको कहते हैं अपेंडिक्स परफोरेशन हो गया है। अगर वो हुआ है तो अपेंडिक्स के आसपास मवाद मिल जाएगा, आते अपने आप ही आके अपेंडिक्स को चिपका लेगी, क्योंकि वो आते नहीं चाहती या शरीर नहीं चाहता कभी भी मालूम इन्फेक्शन फैले, तो एक गठान बना लेगी जिसको हम कहते हैं अपेंडिकुलर लंप। तो ये जांचें जो है सोनोग्राफी और ब्लड टेस्ट हमको प्योरली बता देती है कि भैया इसमें क्या है। एक बात और है कि भाई बहुत सारे मरीज आते हैं कि यार सोनोग्राफी में बहुत सारे आती है सोनोग्राफी जिसके अंदर लिखा रहता है सब एक्यूट अपेंडिसाइटिस, सब एक्यूट अपेंडिसाइटिस। देखिए, सब एक्यूट अपेंडिसाइटिस कुछ नहीं होता, केवल एक ही चीज होती है, या तो एक्यूट अपेंडिसाइटिस है या रिकरेंट है, बार बार अपेंडिसाइटिस हो रहा है। तो हम कैसे पहचानेंगे कि सोनोग्राफी में कि अपेंडिक्स का कैसा होना चाहिए। तो अपेंडिक्स के अंदर कुछ फीचर्स मिलना चाहिए सोनोग्राफी में। जो सबसे पहला है कि अपेंडिक्स में सोनोग्राफी में 6 मिलीमीटर से ज्यादा चौड़ा मिलना चाहिए। दूसरा, अपेंडिक्स के अंदर जो छाल, जो ऊपर की कवरिंग है, उसके अंदर सोनोग्राफी वाले बता देंगे, उसकी मोटाई बता देंगे। आसपास किसी प्रकार का मवाद या आसपास आंतों में सूजन बता देंगे। तो ये कुछ सोनोग्राफी में आपको मिल जाती है। कभी कभी अपेंडिक्स जो है आंत के पीछे की तरफ होता है, उन कंडीशंस में सोनोग्राफी में बहुत बार नहीं दिख पाता क्योंकि उसमें मल और गैस भरा होता है आंतों में। तो ऐसे कंडीशन में हमको सीटी स्कैन भी करवाना पड़ जाता है। सर, पद्धति की बात की जाए तो कौन सी दो पद्धति है जिससे ऑपरेशन किया जा सकता है? देखिए, अब जैसे आपने मेरे से सवाल पूछा था कि अपेंडिक्स का ट्रीटमेंट मेडिसिन से हो सकता है। हाँ, अगर मेडिसिन से तब हो सकता है जब अपेंडिक्स में किसी प्रकार की रुकावट नहीं हो और पेशेंट बहुत अर्ली आ जाए और केवल मात्र सूजन हो अपेंडिक्स। जैसे मैंने बताया, अपेंडिक्स क्या है, अंदर लिम्फोइड टिश्यू यानी कि वो कोशिकाएं हैं जो इन्फेक्शन होने पे सूजन आ जाती है। तो उसकी वजह से मालूम, अपेंडिक्स के अंदर सूजन की वजह से अपेंडिक्स में जो इन्फेक्शन होता है वो दवाई गोली के द्वारा हो सकता है। लेकिन अगर अपेंडिक्स में अगर किसी प्रकार का कालापन आ जाए, नेक्रोसिस बोलते हैं, या अपेंडिक्स मोर देन 6 मिलीमीटर डायलेट हो जाए, या तो पेशेंट को ये बहुत ज्यादा असहनीय पीड़ा हो रही हो और साथ में अपेंडिक्स में किसी प्रकार का छेद हो जाए, इसको अपेंडिकुलर परफोरेशन कहते हैं, ऐसे कंडीशन में ऑपरेशन ही एकमात्र ऑप्शन सर्जन के पास रह जाता है। सर, इसके दुष्परिणाम क्या हो सकते हैं और इससे कैसे बचा जा सकता है? हाँ, जैसे अपेंडिक्स के ऑपरेशन के बारे में बात निकला, तो अपेंडिक्स के ऑपरेशन दो तरीके से किया जा सकते हैं। पहला तो जिसको हम कहते हैं ओपन सर्जरी, जिसको हम मतलब पेट के सीधे हाथ के निचले हिस्से में आड़ा चीरा लगा के हम जिसको ऑपरेशन करते हैं, जिसको हम बोलते हैं मैकबर्नीस पॉइंट, वहां पे सर्जरी करते हैं। और ये जो सर्जरी होती है इसको मैकबर्नीस सर्जरी भी बोलते हैं बहुत लोग, और इसको ओपन सर्जरी बोलते हैं। इसके अंदर क्या होता है, चीरा लगा के अपेंडिक्स को निकाल के काट के अंदर की सफाई करके वहां बंद कर जाता है। दूसरा जो एक और पद्धति जो आज की डेट में बहुत अच्छी है, सभी मरीजों के लिए फायदेमंद है, वो है लेप्रोस्कोपी पद्धति यानी दूरबीन पद्धति के द्वारा। तो लेप्रोस्कोपी पद्धति में क्या होता है कि भाई आप नाभि के पास एक छेद करके वहां पहले कार्बन डाइऑक्साइड पेट में भरते हैं, क्योंकि पेट तो हमारा पिचका हुआ है, पहले हमको पेट को फुलाना पड़ेगा, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भरते हैं, फिर उसी के अंदर हम एक ट्रोकार यानी हम एक औजार आता है जिसको पेट में डालते हैं, और उसी ट्रोकार के द्वारा हम कैमरा अंदर पेट में डाल के पहले चेक करते हैं अंदर की कौन कौन सी चीज कैसे व्यवस्थित है कि नहीं। फिर शरीर में 2 या 3 छोटे छोटे छेद करके अलग अलग स्थान पे, डिपेंडिंग अपॉन सर्जन, हर सर्जन अपनी पद्धति से करता है, वो अलग पोजीशन में 2 या 3 छोटे छोटे छेद करके उसके अंदर से औजार डाल के अपेंडिक्स का ऑपरेशन करके अपेंडिक्स को थैली के द्वारा थैली में भर के या किसी और तरीके से उसको बाहर निकाला जाता है। लेप्रोस्कोपी पद्धति है। इसके दुष्परिणाम और कैसे बचा जा सकता है? देखिए, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी और ओपन सर्जरी में दुष्परिणाम तो एक ही है कि भाई अगर पेशेंट बहुत लेट आता है और अगर परफोरेशन हो गया है, छेद हो गया है, पूरे पेट में अगर मवाद फैल गया है, तो फिर वो बड़ा सर्जरी हो जाता है। बीच में से मतलब नाभि के ऊपर और नीचे छेद करके, मतलब चीरा लगा के पेट को पूरा ओपन करके करना पड़ता है, जिसको हम कहते हैं परफोरेशन पेरिटोनाइटिस वाली सर्जरी। दूसरा जो दुष्परिणाम होता है वो तो यही रहता है कि अगर शरीर में इन्फेक्शन बहुत ज्यादा फैल गया है तो प्रॉपर एंटीबायोटिक पेशेंट को मिलना चाहिए, है ना, जिसको हम कहते हैं सेप्टिसीमिया यानी सेप्सिस हो जाना।
तीसरा होता है कि जब पेशेंट बहुत बार लेट आता है तो पेशेंट को पानी की कमी यानी डिहाइड्रेशन होता है, तो हमको सबसे पहले तो पेशेंट का पानी यानी शरीर में जो डिहाइड्रेशन है उसकी पूर्ति करना पड़ता है। अगर पेशेंट को साथ में ब्लड डायबिटीज है तो वो पेशेंट थोड़ा सस्पेक्टेबल हो जाता है, क्योंकि पेट के अंदर, पेट एक बड़ा एरिया है, तो बड़े एरिया में जब इन्फेक्शन बहुत ज्यादा फैल जाता है तो उन पेशेंट्स के अंदर डायबिटीज में इन्फेक्शन को तेजी से बढ़ने में बहुत ज्यादा मदद मिलती है। तो ये कुछ चीजें ऐसी है। अब दुष्परिणाम तो ये है कि भाई अगर आपने अपेंडिक्स का ऑपरेशन ओपन करा है तो उसमें बहुत बार टांके खराब होने की संभावना बनी होती है, क्योंकि इन्फेक्शन है ऑलरेडी। इन्फेक्शन अगर प्रॉपर क्लीनिंग नहीं हो तो टांके खराब हो जाते हैं, उसमें से मवाद आने लग जाता है टांकों में से। कभी कभी अगर अगर ओपन लेप्रोस्कोपी भी करते हैं, लेप्रोस्कोपी के बाद हमने अच्छे ढंग से क्लीन कर दिया, उसमें हमने मालूम है क्लीन करने के बाद एक ड्रेन डाल दिया। बहुत बार ये होता है कि ऑपरेशन के कुछ समय बाद अंदर अपने आप ही जाले बनने लग जाते हैं, जिसको हम एडिशंस कहते हैं। तो ये एक ऐसा दुष्परिणाम है जिसके लिए हमको बाद में, पेशेंट को बाद में अगर समस्या होती है तो अगेन दूसरी सर्जरी पे जाना पड़ सकता है। सर, इसमें जैसे अपेंडिक्स में कई बार कैंसर की समस्या भी सामने आती है, तो जी। क्या है कि ये उसमें इसका उपचार कैसे किया जा सकता है? देखिए, कैंसर भी अपेंडिक्स में निकलता है। नॉर्मली तो अगर पेशेंट, अगर आपको 50 प्लस अगर आपके पास अपेंडिक्स की समस्या लेकर आता है तो हम यूजुअली ये सस्पेक्ट करते हैं कि कभी कभी कैंसर की वजह से भी इस सही समस्या मिलती है। तो इसके अंदर क्या होता है, कैंसर 2-3 प्रकार के कैंसर होते हैं। एक होता है मालूम है एडिनोकार्सिनोमा, दूसरा हो सकता है आपको जो मिल सकता है वो है कार्सिनॉइड ट्यूमर, तीसरा आता है जिसको हम कहते हैं न्यूरो एंडोक्राइनल ट्यूमर्स। ये कुछ ऐसे ट्यूमर्स है जो अपेंडिक्स में पाए जाते हैं। अब इसका उपचार जो है वो, अगर आपको सर्जरी के दौरान पता लग जाता है कि ठीक है अगर अपेंडिक्स है और आपको लगता है ट्यूमर है, पता लग रहा है ट्यूमर आसपास आंत में फैल गया है और आपकी जांचों में प्रॉपर तरीके से नहीं आया, तो ठीक है उसी समय सर्जरी चेंज करके बड़ी आंत का आधा हिस्सा निकाल के, जिसको हम राइट हेमिकोलेक्टोमी बोलते हैं, और छोटी आंत और बड़ी आंत को जोड़ते हैं, इसको इलियो ट्रांसवर्स एनास्टोमोसिस करते हैं, वो कर देते हैं। बाद में जब पेशेंट ठीक हो जाता है तो कैंसर का इलाज जो है, ये सभी कैंसर के लिए मैं बता रहा हूं आपको, कैंसर का इलाज तीन स्टेज में होता है। पहला स्टेज होता है जिसको कहते हैं ट्यूमर रिमूवल या बर्डन कम करना बॉडी में से। तो सबसे पहले हम ट्यूमर निकाल देते हैं प्रॉपर तरह सर्जरी करके, जहां जहां ट्यूमर है या ट्यूमर के जो अंश है जो हम जितना निकाल सकते हैं वो निकाल देते हैं। सेकंड आ जाता है जिसको हम कहते हैं कीमोथेरेपी, यानी कि कैंसर की दवाइयां। ये कैंसर की दवाइयां इसलिए देते हैं कि जो कोशिकाएं, जो अपनी ब्लड कोशिकाएं होती है, वो भी कैंसर की कोशिकाएं हमारे ब्लड के द्वारा, छोटी छोटी कोशिकाएं शरीर में अलग अलग जगह पे फैल जाती है, उसको मारने के लिए हम देते हैं कीमोथेरेपी। और कभी कभी ये भी जरूरत पड़ती है कि यार वो कोशिकाएं सब जगह तो खत्म हो गई लेकिन लोकल एरिया में वापस फिर से ना हो जाए, उसके लिए हम देते हैं रेडियोथेरेपी। तो अपेंडिक्स सर्जरी में हम राइट हेमिकोलेक्टोमी विद इलियो ट्रांसवर्स एनास्टोमोसिस करते हैं, साथ में जितना लिम्फ नोड है, छोटे छोटे गठाने हैं, उसको निकालते हैं। उसके बाद में जब पेशेंट रिकवर कर जाता है सर्जरी से, उसके बाद फिर हम उसको मालूम में कीमोथेरेपी के लिए भेजते हैं आगे। तो सर, ये अगर इसमें कुछ चीज ऐड करना चाहूंगा जी। कई लोगों के मन में सवाल होता है कि ये किस वजह से हो सकता है, क्या खान पान इसका जिम्मेदार होती है या रहन सहन, क्या हाँ, इसमें जिम्मेदार सबसे इंपॉर्टेंट अपेंडिक्स का जो हमारा कारण है वो दो ही कारण है हमारे, या तो गंदा पानी पीना या कॉन्स्टिपेशन होना। जी। केवल दो ही चीजें हैं, हम या तो गंदा पानी पीते हैं या गंदा भोजन खाते हैं। गंदा भोजन से मतलब है कि इन्फेक्टेड भोजन, गंदा मतलब कि गलत, गंदा शब्द हो सकता है गलत हो, लेकिन हाँ इन्फेक्टेड भोजन करने से, जहां पे अगर हम किसी प्रकार का बाहर का पानी बतासे खा रहे हैं, केवल पानी बतासे नहीं, इसके अलावा दूसरी चीजें खा रहे हैं बाहर की भी, या घर के अंदर भी हम कोई चीज ऐसी है जो बासी है जिसको हम खाने की कोशिश करते हैं, उसमें इन्फेक्शन हो, ये आंतों में जाएगा। और मैंने बोला अपेंडिक्स जो है वो आंतों का भाग है और ब्लैंड ट्यूब है, जब भी इसमें इन्फेक्शन होगा तो इन्फेक्शन रिटर्न आगे नहीं बढ़ पाएगा, वहीं के वहीं फैलेगा ब्लैंड ट्यूब होने की वजह से। तो ये जब सूज जाता है तो उसमें अपेंडिक्स से सिम्टम्स आते हैं। दूसरा जो होता है वो होता है कॉन्स्टिपेशन, कब्जियत। तो खास करके आजकल के बच्चों में, आजकल बच्चों में जो 70% बच्चे पेट दर्द के लिए आते हैं हमारे पास में, तो हम जब हिस्ट्री लेते हैं तो 70% बच्चों को आज की डेट में कब्ज से पीड़ित है। क्यों? क्योंकि डाइट चेंज हो गई है, लाइफस्टाइल चेंज हो गई है, बच्चे कितना खा रहे हैं उनको पता नहीं होता, क्योंकि 90% बच्चे जो है वो या तो टीवी देखते हैं या मोबाइल देखते खाना खाते हैं। जी। दूसरा, खाने के अंदर मसाले वाली चीजें बढ़ गई है, फ्रूट्स और सैलेड की चीजें बच्चों के अंदर बहुत कम हो गई है। पानी तो बच्चों में ऑलरेडी, मतलब आजकल, पहले बच्चे शायद पीते थे हम लोग घर वाले, क्योंकि हम मदर वाले चिल्लाते थे, अब बच्चों को पानी की कमी भी होने लगी। ये सारे सिम्टम्स, सारे कारणों से बच्चों में कॉन्स्टिपेशन बढ़ने लगा है। ठीक है सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आज आपने समय निकालकर विस्तृत जानकारी दी अपेंडिक्स के बारे में, और भी हम तमाम तरह की गंभीर बीमारियों पर चर्चा करते रहेंगे। आप देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम निरोगी काया। धन्यवाद। थैंक यू।